बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे गाइस वो है लिटरेरी जर्नलिज्म बाय नॉर्मन सेम्स। लिटरेरी जर्नलिज्म पहले हम देखते हैं कि होता क्या है। करेक्टरिस्टिक भी यही है जो ये सामने ऊपर लिखा हुआ है ना, लिटरेरी जर्नलिज्म, इसकी करेक्टरिस्टिक भी है और इसकी डेफिनेशन भी है। तो लिटरेरी जर्नलिज्म इमर्स themselves in their deep study and work while they analyze the background study। देखिए लिटरेरी जर्नलिज्म जो है ना बहुत ही इमर्स है, फॉर्म है जर्नलिज्म की, जो कि हमारे डीप स्टडी करती है लिटरेचर को, उसका एनालाइज करती है और उसकी बैकग्राउंड स्टडी को भी एनालाइज करते हैं। तो दूसरा जो है लिटरेरी जर्नलिस्ट मेक प्रॉमिसेस अबाउट एक्यूरेसी एंड सिंसेरिटी। लेकिन लिटरेरी जर्नलिस्ट जो होते हैं ना वो प्रॉमिस करते हैं, यानी कि उनका वर्क एक्यूरेट होता है और वो सिंसेरिटी यानी कि मुखलस होते हैं अपने जो वर्क के साथ, और उनका वर्क बिल्कुल एक्यूरेट होता है, यानी कि वो फिक्शन नहीं होता। देयर राइट अबाउट एवरीडे लाइफ इवेंट, यहाँ पे इवेंट आना था तो वो ना एवरीडे लाइफ इवेंट के बारे में लिखते हैं, यानी कि रोज़मर्रा के हालात हमारे। अब देखें जैसे हमारे मुल्क में कैसे किस तरह से हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाती हैं, तो कभी क्या वो इसके बारे में ना लिखते थे। दे राइट इन इनफॉर्मल कैंडिडेट्स, वो ना एक इनफॉर्मल कैंडिडेट के उससे लिखते थे पर्सपेक्टिव से, जो कि सादिक अमीन जिसे कहते हैं, इंटीमेट वॉइस के साथ लिखते थे, दैट इज़ इन ह्यूमन आयरॉनिक टोन एंड इन क्लियर वॉइस। वो ना क्लियर वॉइस के साथ लिखते थे और ना आयरॉनिक टोन वो कैसे, यानी कि वो ना क्रिटिसिज्म कर देते थे बिला झिझक, वो किसी से डरते नहीं थे, क्योंकि वो सच लिख रहे होते थे और ये फिक्शन भी नहीं था, ये नॉन फिक्शन था और ये एवरीडे के बारे में था। तो वो बिल्कुल एक्यूरेट लिखते थे कि क्या हो रहा है इस वक्त और किस तरह से ये अमल में आ रहा है। तो अब देखें जो है स्टाइल, हमारे पास 5वां पॉइंट है, स्टाइल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड इट इज़ सिंपल एंड स्पेयर। देखें हर एक लिटरेरी जर्नलिस्ट, आप कोई भी उठा लें, आप कितनी सारी टाइप्स हैं जर्नलिस्ट की, नेचुरल, ट्रैवल और जो है फूड राइटिंग है, हर एक ने अपना अपना स्टाइल चूज़ किया होता है। तो हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है और वो सिंपल होता है और वो बाकी सबसे चेंज होता है और स्पेयर होता है। लिटरेरी जर्नलिस्ट राइट इन मोबाइल एंड सिंपल वे। देखिए लिटरेरी जर्नलिस्ट जो है ना बिल्कुल, यानी कि मोबाइल का मतलब यहाँ पे वो नहीं है मोबाइल, यहाँ पे मोबाइल का मतलब है ये। देखें कोई इंसान जैसे स्टैटिकली नहीं जा रहा था, वो इधर उधर डायनामिकली जाता है, तो वो ना मोबाइल वे में लिखते थे और सिंपल वे में लिखते थे ताकि वो आम से इंसान को भी समझ आ जाए। लिटरेरी जर्नलिस्ट क्रिएट मीनिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द रीडर। देखें ये बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसके अंदर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ना लिटरेरी जर्नलिस्ट जो होते हैं ना वो लिखते हैं सिचुएशन, अपने रीडर की सिचुएशन को देख के। हम जो जैसे हम कहते हैं ना, हमें ड्रामे कुछ ऐसे होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, वो कैसे अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हमारी लाइफ के साथ साथ चल रहे होते हैं। तो ना वो कहता है कि हम लोग वो चीज़ मांगते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में हुई हो। तो आगे भी मैं ये बताऊंगा कि इसको कैसे उन्होंने इसके अंदर लिखा है। तो लिटरेरी जर्नलिस्ट में ना वो क्रिएट मीनिंग सिचुएशन टू द रीडर, उसके रीडर जो है ना, जो चीज़ रीडर देखना चाहते हैं उनको उनके मुताबिक वो चीज़ मिल है, वो ऐसी चीज़ लिखते थे। तो उसके बाद है दी डायरेक्टली एड्रेसिंग टू द ऑडियंस, वो डायरेक्टली ऑडियंस की तरफ जो है ना एड्रेस करते थे। अब हम चलते हैं लिटरेरी जर्नलिस्ट के ऊपर, जो एक बुक है, इसको लिखा था नॉर्मन सेम ने और पब्लिश किया था 1984 में बाय बैलेंटाइन बुक फीचरिंग द वर्क ऑफ वेरियस लिटरेरी जर्नलिस्ट। यहाँ पे देखें बैलेंटाइन एक बुक है जिसके अंदर ये पब्लिश हुई थी। इसके अंदर ना सिर्फ इंटरव्यूज़ हैं कि वो लोग ऐसे यहाँ तक कैसे पहुँचे, या फिर उनकी कोई अच्छी बातें, उनकी हैबिट्स, या वो किस चीज़ को लाइक करते थे, इस तरह से ये पूछा गया है क्योंकि ये इंटरव्यू की बुक है एक किस्म की। देखें हम स्टार्ट करते हैं। An interview with literary journalists and consider a definition of on the influential writing of the time. Some of the writers featuring Sarah Davidson, Tom Wolfe, John Didion, Richard West, Mark Kramer। ये 1, 2, 3, 4 और 5 लोग ऐसे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और हमें इन्हीं के बारे में, और एक 5 छठा भी है जो कि मैकफी है, उसके बारे में बताया जाएगा। अब जो है लिटरेरी जर्नलिज्म ब्रिंग देमसेल्फ इनटू देयर स्टोरीज टू ग्रेटर और लेसर डिग्री एंड कन्फेस टू ह्यूमन फीलिंग एंड इमोशन। देखिए वो ना फिर से वही बात आ गई जो कि लिटरेरी जर्नलिस्ट है ना, उनकी स्टोरी होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं या बहुत बड़ी होती हैं, ये डिग्री उसकी होती है कि ह्यूमन फीलिंग एंड इमोशन को अट्रैक्ट कर सकें। थ्रू देयर आई
they watch या we watch ordinary people in crucial context. देखिए हम आम इंसान को भी ना बहुत अहम नज़र से यानी कि एक अहम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि एक आम इंसान भी कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है. इन E.L. स्लेवेडर, अब एक बुक है जॉन डिडियन की. अब जॉन डिडियन ना ओपन करता है अपना हैंड बैग एंड हर्ड इन रिस्पॉन्स टू क्लिकिंग ऑफ मेटल ऑन मेटल ऑल अप डाउन द स्ट्रीट एज वेपन वर आर्म्ड. वो कहते हैं कि ना जब वो अपना हैंड बैग ओपन करती है ना तो वो सुनती है मेटल के ऊपर मेटल लग रही होती है. आपने देखा कि वो लोहे की आवाज़ होती है टुक टुक टुक. तो ना वो कहती है मुझे ऐसे लगता था कि ये ना वेपन्स जो है आर्म्ड है, वेपन जो है मुसल्ला है, वेपन तैयार किए जा रहे हैं. एट सच मोमेंट वी इनवॉलंटरी टेक साइड और सोशल एंड पर्सनल इशू. देखिए ये ना कहने की बात यह है कि ये ना सोशल और पर्सनल इशू के बारे में वो बता रही थी इस पूरे अपने उसमें वर्क में. दीज ऑथर अंडरस्टैंड एंड कन्वे फीलिंग एंड इमोशन एंड इनर डायनामिक्स ऑफ कल्चर लाइक एंथ्रोपोलॉजिस्ट. देखिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है वो लाइक सोशल उसमें सोशली उसके अंदर वर्क करता है. आई थिंक ये कोई डॉक्टर होता है मे बी, नहीं वो और आता है. तो ना इसके अंदर सोशोलॉजिस्ट भी आते हैं हमारे जो कि हमारे कल्चर से रिलेटेड होते हैं लाइक साइकियाट्रिस्ट वगैरह. वो लोग उनका भी तो यही काम होता है कि वो इंसान को बताएं कि आपने अच्छे के लिए क्या करना है, आप किस चीज़ से आपको टेंशन होती है, उन सबसे दूर रहें. एंड सेड इन द बुक दैट ही हैड इंटरव्यूड मैनी ऑथर दे टोल्ड मी दैट उन. अब ये ना यहाँ पे आई और मी का वर्ड यूज़ करेगा क्योंकि ये उसकी बुक है और वो फर्स्ट पर्सन नरेट है. एंड दे ग्रू अप ऑन न्यू जर्नलिज्म साइट एज अ मॉडल फॉर देयर डेवलपिंग क्राफ्ट. अब वो ये कहता है कि ना उन लोगों ने जिन जिन शख्सियात को अपना मॉडल बनाया और उनसे इन्फ्लुएंस हुए थे ना वो लोग कौन से हैं. उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आते हैं रिचर्ड वेस्ट 43. ये जो है ना हु हैव टू स्टार्ट टेक्सास मंथली एंड लेटर फॉर न्यूयॉर्क एंड न्यूज़ वीक मैगजीन एंड there were writers Gay Talcott, Tom Wolfe. Those guys were just wonderful writer, stunning. वो कहता है कि ना ये जो था ना ये पहले तो हैव टू स्टार्ट टेक्सास मंथ, ये ना एक टेक्स आई थिंक ये एक मैगज़ीन की कंपनी है. हाँ ये न्यूज़ वीक मैगज़ीन, इसके अंदर वो काम करता था. फिर इसने ना भी मुतारिफ़ करवाया था, इनसे इन्फ्लुएंस हुआ था कौन, रिचर्ड वेस्ट. इट वाज जस्ट, अब वो ना हमें ये कहता है it was just like hearing rock and roll rather than Patti Pie. देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग कोट है और फ्रेज़ भी है. इसका ये मतलब है कि वो कहता है कि ना उन लोगों को सुनना ऐसे है जैसे रॉक एंड रोल म्यूज़िक होता है उसको सुनना rather than Patti Pie. Patti Pie ना कि एक क्लासिक या सादा सा कोई ऐसा सॉन्ग जो कि बहुत ओल्ड उसमें मतलब एंशिएंट में क्रिएट किया गया हो. फॉर एग्जाम्पल it opened your eyes to new visit if you wanted to be an official writer. वैसे कहता है कि ना ये हमारी आंखें खोल देता है कि एक नई दुनिया के विज़िट के उसमें हम एक नई दुनिया को विज़िट करते हैं, नई दुनिया के ख्याल में रहते हैं जब हम क्या करते हैं, नॉन फिक्शन राइटर बनने की कोशिश करते हैं या हम राइटिंग करना स्टार्ट करते हैं. उसके बाद है सारा डेविडसन learned the routine of standard reporting in late 1960s in Columbia School of Journalism and Boston Globe, where I first started writing for magazine. उसने 1916 के अंदर कोलंबिया के अंदर ना क्या किया था, अपनी स्टार्ट की थी राइटिंग. फिर ना वो कहती है कि लिलियान रोज वॉज माई फर्स्ट मॉडल एज आई वॉज गोइंग टू डू वट लिलियान हैज़ डन. कहती कि ना मैं वो सब कुछ करती जो कि लिलियान रोज ने किया है. तो ना वो कहती है कि ना शी नेवर यूज द वर्ड आई येट इट वॉज क्लियर देयर वॉज अ ओरिएंटिंग कॉन्शियस गाइडिंग यू. लेटर डेविडसन डिस्कवर हर स्टोरी नीडेड द फर्स्ट पर्सन. हर आइडियाज वर जॉन डिडियन, टॉम वोल्फे एंड रिसेंटली पीटर मैथीसन. अब देखिए वो कहती है कि ना वो लड़की थी, उसने लिखा, उसने ये सब कुछ वर्क प्रोड्यूस किया. तो ना बाद में वो कहती है कि ना मुझे ये पता चला कि मेरी कहानियों को ना फर्स्ट पर्सन की जो है ना जरूरत है, यानी कि वो मैंने आई का वर्ड तो कभी उसने यूज़ ही नहीं किया. शी नेवर यूज़ द वर्ड आई येट इट वाज क्लियर देयर वाज, यानी कि उसको फर्स्ट पर्सन की ज़रूरत थी जो कि अपने उस पर लिखी, किसी और की लाइफ के ऊपर नहीं. उसके बाद हमारे पास आता है टॉम वुल्फी और उसके ना फेवरेट जो थे ना वो पीटर मैथीसन और जो है ना ये जॉन डिडियन एंड टॉम वुल्फी उसके बेस्ट जो इन्फ्लुएंसर थे. ट्रेसी किडर, I asked if one writer stood above other in influence Kidder's development. He quickly said, McPhee has been my model. He is the most elegant of all of time. वो कहता है ट्रेसी किडर से मैंने पूछा कि अगर एक शख्स जो है ना एक राइटर
तमाम दूसरे राइटर्स के उसके ऊपर खड़ा हो जाए, यानी कि उनके मुकाबले में, तो आपका उसने फ़ौरन से जवाब दिया कि मैकफ़ी। उसने कहा मैकफ़ी जो है ना मेरा बहुत बेस्ट और वो है, मैं इसका फ़ैन हूँ, ऐसे समझ लें। तो उसने कहा कि वो ना ऑल ऑफ द टाइम वो एलिगेंट है, वो शानदार है, वो शाहकार है। फिर वो कहता है, अब ना नॉर्मन सिंह यहाँ पे कहता है, देन आई स्टार्टेड गोइंग टू, ये ना वेस्टेड की जगह पे क्रैमर है, वेस्टेड क्रैमर, ये क्रैमर के हॉल में वो जाता है ना, उसका रूम में, क्रैमर्स हॉल या रूम, इट वाज लाइक बार रूम वेयर फाइट्स ब्रेक आउट, but he didn't drill holes, so people with probing question, I have freedom and ask unpleasant question, and then I figure out that if they won't talk me, they'll talk me later, I just keep coming back. वो कहते हैं कि ना मैं वेस्टेड क्रैमर के पास गया तो ना उनका रूम ऐसे था जैसे कि अभी यहाँ पे ना कोई अखाड़ा हो, कोई फ़ाइट यहाँ पे ना अभी स्टार्ट होने वाली हो, यानी कि इतना गंदा हुआ पड़ा था वो। तो वो कहता है कि ना मेरे, लेकिन वो ऐसा शख्स था जो कि लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके ना उनके दिलों में जैसे कहते छेद करना, उसके दिल को हर्ट नहीं करता था वो लोगों को, बल्कि वो लोगों को बहुत अच्छी तरह से मिलता था। तो वो कहता था मैं फ्री था, फ्रीडम टू आस्क एंड प्लेजेंट क्वेश्चन। वो कहता है मेरे पास, मैं ये हासिल रखता था कि ना मैं उससे किसी भी तरह क्वेश्चन कर सकूं, यानी कि मैं फ्री था, आई वाज ऑन फ्री विल। तो वो कहते हैं कि ना दिल टॉक में लेट, वो कहता है मैं अगर वो आज नहीं मुझे बताएंगे तो वो कल बताएंगे, मैं यहाँ पर दोबारा ज़रूर आऊँगा। ही सेड you have to stay around people so people will let you know them, Kramer said. अब देखिए यहाँ पे इसने इतने मज़े की बात की, उसने कहा कि ना आप लोगों के दरमियान रहें ताकि लोग आपको जान सकें और वो आपको जानने का मौका दें, क्रैमर कहता है। और फिर वो कहते हैं इफ़ यू ए पर्सन हु लाइक पीपल, रिस्पेक्ट पीपल एंड यू आर जनरली शो इंटरेस्टिंग थिंग्स कम ईजीली, इंटरेस्ट इन दैम तो थिंग्स कम ईजीली। वो कहता है अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जो लोगों को पसंद करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपके लिए उनके मुतालिक जानना बहुत आसान हो जाएगा। वो ये एक मेन बात करता है क्रैमर। वो कहता है यू कैन बी इग्नोरेंट, यू कैन बी अग्रेसिव, दैट जस्ट वन वर्ड। वो कहता है कि ना आपने ज़्यादा इग्नोरेंट नहीं होना, आपने गुस्से वाला नहीं होना, आपने अग्रेसिव नहीं होना, ये चीज़ें जो है ना वर्क नहीं करती। इसके बाद हमारे पास ये ना इसकी थीम है, वैसे ये जो है इसका स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक्यूरेसी है, वॉइस है। तो ना स्ट्रक्चर के अंदर आता है हमारे पास मैकफ़ी का। मैकफ़ी जो है ना बहुत फेमस था इसके अंदर, तो इसको हम पढ़ते हैं। मैकफ़ी हैड स्ट्रक्चर, ही सैड, उसने कहा कि ना स्ट्रक्चर जो है ना, बिफोर यू आर गोइंग टू डू एनीथिंग यू मस्ट रीड द स्ट्रक्चर एंड डे सो दैट मैकफ़ी, ये यहाँ पे गो इन हर रूम, in the room and come back with a chart diagram of lowercase letter e. वो यहाँ पे कहता है कि मैकफ़ी ना अपने कमरे में गया और फिर ना वो वापस आया, उसने कहा आपके पास ना एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, जब भी आप कोई काम करें ना आपके पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो वो ना अपने रूम में गया और ना एक बड़ा सारा चार्ट उठा के लाया जो कि ई लेटर का था। अब उसके ऊपर क्या बना हुआ था, It was a structure of travel in Georgia. I went to write about women who, among other things, pick up dead animal from the road and eat. वो कहता है कि ना मैं दूसरे तो सब चीज़ों के बारे में लिखता था, लेकिन जॉर्जिया में ना उसने जब गया था ना, ट्रैवल किया था, तो ये स्ट्रक्चर सारा जॉर्जिया का था, ये जो ई शेप का था। उसने कहा वहाँ पे ना मैं एक ऐसी औरत से मिला जो कि दूसरी चीज़ें तो उठाती थी रोड से, वो मरे हुए जानवर उठा के खा लेती थी। द न्यूयॉर्क इज़ पर्टिकुलरली वेजिटेरियन। हम देखें न्यूयॉर्क तो वो कहता है पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे वेजिटेरियन है, यानी कि वो लोग जो है नहीं खाते मीट। मैकफ़ी and his friend travel many times. They eat weasels, saw and turtle. तो ना इन्होंने ना वीसल्स खाए थे। वीसल एक ऐसा वो होता है जैसे गुलहरी होती है ना, वैसे एक जानवर होता है। और टर्टल्स आपको पता है ईश, वो लोग भी इन्होंने खाए थे, मज़े किए होंगे। तो वॉइस इसकी जो है ना थीम के अंदर आती है, दूसरा मतलब वॉइस। Everywhere, everyone choose to write in his own perspective, his unique voice. हर बंदे की अपनी एक यूनिक वॉइस होती है, हर बंदे की डिफरेंट वॉइस होती है। हाउ डिड सी वॉच द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू देम, यानी किसी ने किस तरह से देखा, किसने किस तरह से देखा, वो अपने अल्फाज में, अपने ही खूबसूरत अल्फाज में उनको बयान करते हैं। एक्यूरेसी, अब देखिए ये इसका थर्ड है जो कि थीम है मेन। चिल्ड्रन
जो है ना, इसको आप पढ़ लेगा, मैं इसका ना थोड़ा सा आपको वो बताता हूँ। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि हमें ना एक्यूरेट होना चाहिए। हमारी एक्यूरेसी कैसे पता होती है? हम लोगों ने फ़िक्शन नॉन फ़िक्शन को मिला ही दिया है। बच्चे जो कहते हैं स्कूल्स में पढ़ लेते हैं कि जो है ना, ये अज्यूम करते हैं रीडर बी लाइक फिक्शन, बस भी फिक्शन होना चाहिए। नॉन फिक्शन राइटर इज कम्युनिकेटिंग विद रीडर अबाउट रियल पीपल, यानी कि वो रियल प्लेस रियल थिंग के बारे में लिखते हैं। लेकिन नहीं, पीपल सेड यू डोंट से व्हाट द राइटर्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मेन लाइन है, मे बी आई कैन हाईलाइट इट। तो वो कहते हैं कि देखें इन रियल प्लेस, सो इफ़ दोज पीपल्स आर, अगर ना पीपल कोई बात कर रहे हैं, ये एक शानदार सी बात है, इसको पढ़ें। से व्हाट दोज पीपल सेड, वो लोग जो बातें कर रहे होते हैं ना, आप लोग ये नहीं कहोगे कि वो लोग बातें कर रहे हैं, आप ये मतलब ये नहीं कहोगे कि नुस्खे के राइटर ने उनसे क्या करवाया, आप तो कहोगे कि वो लोगों ने क्या कहा। यानी कि ये इतनी अच्छी वो है कि देखें हमें बिल्कुल समझ ही नहीं आता। हम कोई मूवी देखें ना, हम उसके अंदर इमर्ज हो जाते हैं। तो हमारे पास चौथा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये है भी लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो है ना, ए राइटर्स वॉइस ग्रो फ्रॉम एक्सपीरियंस के ही राइटर की वॉइस आती है। सारा डेविडसन ने ना वर्क लिखा था, रियल प्रॉपर्टी डिवेल्प, ये ना आई थिंक इसका वर्ड चेंज हो गया है, developed when she kept a journal of her life. That spirit has a way of getting her into trouble. Davidson learned responsibility after रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये है कि ना उसने 3 औरतों के बारे में लिखा था। उसके अंदर ये जो लूज चेंज उसने लिखा ना, द स्टोरी ऑफ 3 वुमेन, ये जो थे ना, ये साल ड्यूरिंग हर simultaneous years in 1916 when America was suffering revolution. जब रेवोल्यूशन चल रहा था ना, तो इसने 3 औरतों के ऊपर एक बुक लिखी थी, और उस बुक में ना ये 3 लड़कियां जो है साथ रह रही होती हैं, ये कॉलेज में पढ़ रही होती हैं बेर्कली में, दे लिव इन द सेम हाउस, एक ही घर में रहती हैं, बट जब वो अलग अलग हो जाती हैं तो वो ना अपने अपने बारे में अपनी बुक में लिखना स्टार्ट कर देती हैं। तो यहाँ पे वो हमें बताती कि व्हेन द बुक पब्लिश द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस पर्सनल एसे, उसको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ गई। वो कैसे? वो ऐसे कि ना, ऐसा हुआ था कि ये जो वुमेन थी, ये साथ रहती थी वगैरह वगैरह, तो सब हर एक ने ना इसको नॉन फिक्शन समझ लिया, उन्होंने इसको रियल लाइफ समझ लिया था। तो जब सब लोगों ने अपनी अपनी मर्ज़ी से इसको लिखना स्टार्ट कर दिया था ना, तो उसके बाद क्या हुआ? When the book published, the personal intimacies become an issue. Davidson changed the character name, but friend recognized them instantly. And there was one scene when my husband slapped. He did slap me publicly. वो कहती है कि ना मैंने अपने कैरेक्टर्स के नाम भी चेंज कर लिए, बट लोगों ने पहचान लिया कि ये ना नॉन फिक्शन है, उनको लगा, मगर ये था फिक्शन। तो उसने कहा कि ना मेरे हस्बैंड ने मुझे थप्पड़ मारा था लोगों के अंदर दौरान, यानी कि मॉब के अंदर। तो क्या हुआ, इन लोगों ने ना उसको वेरीफाइड पब्लिकली उसकी इंसल्ट की, और मेरे हस्बैंड को कॉल्स आने लग गई कि मतलब लोगों की मतलब झगड़े लो कॉल्स वगैरह। तो ऐसी उसको कॉल आई, उन्होंने उसको भी तमाशा किया, मेरे साथ भी तमाशा किया। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि ना इवन कि वो सबको बताती थी कि ना ये फिक्शन है, उसने बहुत बार कहा, बट लोगों ने इसे नहीं माना। तो then it goes to other of my husband Hall who went through hell. I tell people that this is fiction, but they, तो फिर वो कहती है कि then it goes to people of my husband, वो कहती है इससे कि मेरे हस्बैंड की तरह नहीं बल्कि बहुत से और लोग होंगे जिनको लगा होगा कि ये ना उनकी लाइफ से मुतालिक है। तो वो कहती है कि मैंने पीपल को बताया, लोगों को बताया कि दैट दिस वाज फिक्शन, बट they were knowing that it is real. People heightened their appreciation and relationship to it. They prefer as मैंने आपको पहले बताया। तो वो कहती है कि आई डोंट नो, आई नेवर राइट अगेन इंटिमेसी अबाउट माई लाइफ। वो कहती है कि मैं दोबारा कभी नहीं लिखूँगी, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी को ना दूसरे लोगों से कभी भी सेपरेट नहीं कर सकती। बहुत से लोगों की ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी के साथ जुड़ी होगी, जैसे कि उसने वर्क प्रोड्यूस किया, तो वैसे सेम टू सेम उनकी लाइफ है। वो कहते हैं कि मैं अब आइंदा दोबारा इसको नहीं लिखूँगी। तो इसके साथ हमारा यहाँ आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।